नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द अर्थ में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं कक्षा 12 की भूगोल विषय के पहले चैप्टर से। नाम है मानव भूगोल, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। दोस्तों, प्रारंभिक समय में प्रकृति से जुड़े समस्त ज्ञान को सम्मिलित तो कर लिया गया, सम्मिलित करके एक जगह इकट्ठा कर लिया गया, लेकिन उसको कोई विशेष नाम नहीं दे पाए। अगर हम कहें तो सीधी सी बात है कि उसको किसी प्रकार के विषय का नाम या उसको किसी प्रकार का नाम नहीं दिया गया। ज्ञान मिला, इकट्ठा कर लिया, प्रकृति के संबंध में ज्ञान मिला, इकट्ठा कर लिया, किसी भी समाज से कहीं से भी जो भी संबंधित बातें मिली प्रकृति से उसको इकट्ठा कर लिया हमने, लेकिन उसको कोई व्यवस्थित नाम नहीं दे पाए। सन 250 ईसा पूर्व में इरेटास्थनीज इरेटास्थनीज नामक विद्वान था जिसने प्रकृति से संबंधित इस ज्ञान को भूगोल कहकर पुकारा। तो अगर अपन कह सके तो भूगोल शब्द का प्रथम प्रस्तावक कौन होगा? इरेटास्थनीज होगा। दोस्तों, इरेटास्थनीज ने भूगोल शब्द का प्रयोग अपनी पुस्तक ज्योग्राफिका में किया। अपनी पुस्तक ज्योग्राफिका में किया, यानी अगर कहें तो इरेटास्थनीज ने पुस्तक लिखी ज्योग्राफिका पुस्तक में सबसे पहले प्रकृति से संबंधित जो भी ज्ञान था उसको भूगोल कहा गया। तो भूगोल शब्द के प्रथम प्रस्तावक हो गए इरेटास्थनीज। प्रथम प्रस्तावक तो इसको भूगोल का पिता भी कहा जा सकता है, यानी भूगोल के पिता कहें तो कौन होंगे? इरेटास्थनीज। ज्योग्राफी शब्द, दोस्तों ज्योग्राफी शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो और ग्राफ। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी तथा ग्राफो का अर्थ होता है वर्णन करना या अध्ययन करना। ज्योग्राफी शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो और ग्राफ। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, ग्राफो का अर्थ होता है वर्णन करना या अध्ययन करना। तो दोस्तों, ज्योग्राफी शब्द का शाब्दिक अर्थ अगर अपन देखें तो क्या हो जाएगा? शाब्दिक अर्थ क्या होगा? पृथ्वी के संबंध में अध्ययन या वर्णन करना। ज्योग्राफी शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा? पृथ्वी के संबंध में अध्ययन या वर्णन करना। दोस्तों, इसके बाद अगर अपन क्रमबद्ध आगे चलते हैं तो भूगोल में एक शब्द आता है द्वैतवाद। एक शब्द देखने को मिलता है बार बार, द्वैतवाद। नाम से स्पष्ट, द्वैत यानी दो, वाद का मतलब विचारधारा, यानी भूगोल में समय के साथ साथ दो तरह की विचारधाराएं उत्पन्न हुई। दोस्तों, पहले भूगोल प्रकृति का ज्ञान था, लेकिन इरेटास्थनीज ने उसे क्या कह दिया? भूगोल कह दिया। अब भूगोल कह दिया, एक विषय के रूप में स्थापित कर दिया, तो संभव सी बात है तरह तरह के विचार उससे संबंधित आएंगे, तो अनेक प्रकार की विचारधाराएं सामने आएगी। इसी प्रकार भूगोल में भी एक द्वैतवाद शब्द बाहर निकल कर आया। इस द्वैतवाद शब्द का सर्वप्रथम उपयोग सन 1650 ईस्वी में किया। सर्वप्रथम 1650 ईस्वी में किया। किसने किया? बर्नार्ड वेरेनियस ने। द्वैतवाद शब्द का सर्वप्रथम उपयोग 1650 ईस्वी में बर्नार्ड वेरेनियस के द्वारा किया गया। इनकी पुस्तक थी सामान्य भूगोल। इसके अंतर्गत सबसे पहले द्वैतवाद शब्द का प्रयोग किया। अब दो तरह की विचारधारा आई। 1650 ईस्वी में दो तरह की विचारधाराओं ने क्या ले लिया? जन्म ले लिया, जिसका सर्वप्रथम प्रयोग
उपयोग किसने किया था? बर्नार्ड बेरेनियस ने। अर्थात द्वैतवाद शब्द का सर्वप्रथम उपयोग बर्नार्ड बेरेनियस के द्वारा सन 1650 ईस्वी में किया गया। अब देखो दोस्तों आगे, सर्वप्रथम अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से, यानी अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से भूगोल को दो भागों में बांट दिया गया। भौतिक पक्ष से जुड़ा भौतिक भूगोल और दूसरा मानवीय पक्ष से जुड़ा मानव भूगोल। भौतिक पक्ष से जुड़ा भौतिक भूगोल जिसकी स्टडी अपन ने 11वीं क्लास में की थी, और मानवीय पक्ष से जुड़ा मानव भूगोल जो अपने 12th क्लास में। अब शुरू करेंगे मानव भूगोल। मानव भूगोल, मानव भूगोल का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? भूगोल का अर्थ था पृथ्वी के संबंध में अध्ययन या वर्णन करना। उसी प्रकार मानव भूगोल का अर्थ क्या होगा? तो दो शब्द हैं, एक मानव और दूसरा भूगोल। मानव का मतलब मानव, भूगोल का मतलब पृथ्वी के संबंध में अध्ययन करने वाली शाखा। तो दोनों का सम्मिलित जो अर्थ है, जो शाब्दिक अर्थ होगा, शाब्दिक अर्थ क्या होगा? मानव तथा प्राकृतिक वातावरण अर्थात पृथ्वी के मध्य अंतर संबंधों का अध्ययन क्या कहलाएगा? मानव। यानी मानव तथा प्राकृतिक वातावरण, यानी प्राकृतिक वातावरण मतलब पृथ्वी के मध्य अंतर संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? मानव भूगोल कहलाता है। दोस्तों आगे इसी क्रम में अपन बात करें तो एक वैज्ञानिक थे, ब्रिटेन के रहने वाले थे, चार्ल्स डार्विन। दोस्तों चार्ल्स डार्विन ने 1859 ईस्वी में एक पुस्तक लिखी थी। 1859 ईस्वी में पुस्तक लिखी थी, प्रजातियों की उत्पत्ति। प्रजातियों की उत्पत्ति, ये पुस्तक थी जीवों की उत्पत्ति से संबंधित। यानी चार्ल्स डार्विन ने 1859 में एक पुस्तक लिखी, प्रजातियों की उत्पत्ति, जिसमें उन्होंने जीवों की उत्पत्ति के संबंध में क्या बताया है? जीवों की उत्पत्ति के संबंध में बताया है। चार्ल्स डार्विन ने पुस्तक लिखी 1859 ईस्वी में, प्रजातियों की उत्पत्ति, और इसके अंदर अनुकूलन के बारे में बताया। अनुकूलन के बारे में बताया। इन्होंने कहा है वे ही जीव प्रकृति में जीवित रह पाते हैं जो प्रकृति के साथ सफलतापूर्वक अनुकूलन कर पाते हैं। वे ही जीव प्रकृति में जीवित रह पाते हैं जो प्रकृति के साथ सफलतापूर्वक अनुकूलन कर पाते हैं। इसी विचारधारा को इन्होंने प्राकृतिक चयन नाम दिया। प्राकृतिक चयन नाम दिया अर्थात नेचुरल सिलेक्शन कहा। दोस्तों प्रजातियों की उत्पत्ति पुस्तक, इस पुस्तक में इतना अच्छा वर्णन किया गया, जीवों की उत्पत्ति के बारे में इतना अच्छा लेख था कि इससे एक व्यक्ति बहुत प्रभावित हुआ, जिसका नाम था फ्रेडरिक रेडजे। जिसका नाम था फ्रेडरिक रेडजे। फ्रेडरिक रेडजे। दोस्तों फ्रेडरिक रेडजे जर्मनी के रहने वाले थे। जर्मनी के रहने वाले थे। ये डार्विन के विचारों से काफी ज्यादा प्रभावित हुई और इन्होंने एक पुस्तक लिखी एंथ्रोपोजियोग्राफी। 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 फ्रेडरिक रेडजेल चार्ल्स डार्विन से काफी प्रभावित हुए, उन्होंने पुस्तक लिखी एंथ्रोपोजियोग्राफी। इन्होंने इसमें डार्विन के जो विकासवाद मतलब जीवों की उत्पत्ति के संबंध में जो बातें बताई थी उसको विकासवाद कहा गया था। उन्होंने विकासवाद से संबंधित ही मिलते जुलते जो विचार है वो कौन सी पुस्तक में लिखे? एंथ्रोपोजियोग्राफी में लिखे।
यानी मानव और प्राकृतिक वातावरण के मध्य अंतर संबंधों का जो भी अध्ययन है वो इसके अंतर्गत किया गया था, एंथ्रोपोजियोग्राफी के अंतर्गत किया गया था। और भूगोल की द्वितीय शाखा के रूप में इन्होंने नींव रखी, भूगोल की द्वितीय शाखा के रूप में इन्होंने नींव रखी। इसीलिए रेटजेल को मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है, मानव भूगोल का जन्मदाता, मानव भूगोल का जन्मदाता। तो इरेटास्थनीज था, उसको कहते थे भूगोल का पिता, और फ्रेडरिक रेटजेल को कहते हैं मानव भूगोल का पिता। कंफ्यूज मत होना बिल्कुल। भूगोल शब्द की नींव रखी थी इरेटास्थनीज ने, कहा था ना अपन ने पहले, भूगोल शब्द का प्रथम प्रस्तावक इरेटास्थनीज। लेकिन चार्ल्स डार्विन की पुस्तक प्रजातियों की उत्पत्ति में जो विकासवाद का जो सिद्धांत था उसी को मानते हुए फ्रेडरिक रेटजेल ने मानव और सांस्कृतिक जो वातावरण है उसके मध्य अंतर संबंधों का बहुत ही अच्छा वर्णन इस पुस्तक में किया, एंथ्रोपोजियोग्राफी में किया। ये जो वर्णन था वो इतना सटीक और अच्छा था कि इनको मानव भूगोल का पिता कहा जाने लग गया। तो दोस्तों इतना अपन ने देखा, इसके अंदर जो भी क्वेश्चन बनते हैं मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन, भूगोल शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया? किसने किया? आंसर होगा इरेटास्थनीज। उसी के बाद में चलते हैं द्वैतवाद। द्वैतवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब, किसने, कौन सी पुस्तक में किया? तो द्वैतवाद का सर्वप्रथम उपयोग सन 1650 ईस्वी में बर्नार्ड बेरेनियस के द्वारा, पुस्तक का नाम था सामान्य भूगोल। इरेटास्थनीज ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था ज्योग्राफिका। उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं तो आगे आते हैं चार्ल्स डार्विन। दोस्तों चार्ल्स डार्विन ने 1859 ईस्वी में पुस्तक लिखी थी प्रजातियों की उत्पत्ति, जिसमें उन्होंने अनुकूलन के बारे में बताया क्या? वे ही जीव प्रकृति में जीवित रह पाते हैं जो प्रकृति में सफलतापूर्वक अनुकूलन कर पाते हैं। इनकी पुस्तक से प्रभावित हुए कौन? चार्ल्स डार्विन की पुस्तक से कौन प्रभावित हुए? फ्रेडरिक रेटजेल। फ्रेडरिक रेटजेल इनसे प्रभावित हुए, पुस्तक लिख डाली, कौन सी? एंथ्रोपोजियोग्राफी। और क्या कहलाने लगे? मानव भूगोल के पिता कहलाए। आगे बात करते हैं मानव भूगोल की परिभाषाएं। यानी भूगोल में अनेक विद्वानों ने अपनी अपनी ढंग से अपनी अपनी परिभाषाएं दी थी जो काफी बार एग्जाम में पूछी जाती है। तो एग्जाम की दृष्टि से जो परिभाषाएं अपने इंपॉर्टेंट है अपन उतना ही अध्ययन करेंगे, क्योंकि वर्तमान जो परिस्थितियां हैं कोरोना वायरस की वजह से जो लॉकडाउन लगा हुआ है, इस लॉकडाउन में बच्चों की पढ़ाई बहुत ज्यादा बाधित हुई है। उसको मद्देनजर रखते हुए जो इम्पोर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से है वे ही परिभाषाएं अपन देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं मानव भूगोल की परिभाषाएं। अनेक विद्वानों ने अपनी अपनी परिभाषाएं दी। सबसे पहले अपन परिभाषा लेंगे फ्रेडरिक रेटजेल। फ्रेडरिक रेटजेल के अनुसार, फ्रेडरिक रेटजेल ने मानव भूगोल की परिभाषा दी कि मानव भूगोल मानव समाजों व धरातल के बीच, मानव समाजों व धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। मानव भूगोल मानव समाजों तथा धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है।
दोस्तों फ्रेडरिक रेडजेल ने कहा है कि मानव भूगोल मानव समाजों तथा धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। तो अपन को गौर करना है मानव समाजों और धरातल के बीच, यानी मानव भूगोल क्या है, मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। फ्रेडरिक रेडजेल ने कहा है कि मानव भूगोल मानव समाजों तथा धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। दूसरी परिभाषा अपन लेते हैं कुमारी एलन चर्चिल सैंपल। कुमारी एलन चर्चिल सैंपल के अनुसार एलन चर्चिल सैंपल के अनुसार एलन चर्चिल सैंपल फ्रेडरिक रेडजेल की शिष्या थी। किसकी शिष्या थी? रेडजेल की शिष्या थी। एलन चर्चिल सैंपल ने कहा है कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी व चंचल मानव के पारस्परिक अस्थिर पृथ्वी व चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यहां इन्होंने कहा था संश्लेषित, इन्होंने परिवर्तनशील। तो मानव सैंपल के अनुसार मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी व चंचल मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। दोस्तों कुमारी एलन चर्चिल सैंपल कहती है कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी व चंचल मानव के बीच जो संबंध है उनका परिवर्तनशील संबंधों का क्या है? अध्ययन। एक बार फिर से रिपीट करता हूं। फ्रेडरिक रेडजेल के अनुसार मानव भूगोल मानव समाजों व धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। चर्चिल सैंपल क्या कहती है कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी व चंचल मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। तीसरी परिभाषा विडाल डी लाप्लास के अनुसार। अगली परिभाषा लेते हैं विडाल डी लाप्लास के अनुसार। दोस्तों लाप्लास क्या कहते हैं? लाप्लास ने बहुत ही अच्छी परिभाषा दी है ज्योग्राफी की कि हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों का अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना। हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के और अधिक मध्य और अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना।
ब्लास कहते हैं हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य और अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना क्या कहलाती है? मानव भूगोल कहलाती है। तो दोस्तों ये तीन परिभाषाएं परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, हर बार कोई ना कोई एक राइटर की परिभाषा जरूर पूछते हैं। इन परिभाषाओं के आधार पर एक चीज तो स्पष्ट होती है कि मानव भूगोल मानवीय क्रियाओं और वातावरण के अंतर संबंधों का क्या है? अध्ययन है। इतनी परिभाषा लिख रही, बात सिर्फ एक है, मानव पर्यावरण, मानव पृथ्वी, मानव क्रियाकलाप। मतलब ये सभी चीजों को देखा जाए, सभी परिभाषाओं का अगर अपन स्टडी करें तो एक चीज सामने आती है कि मानव भूगोल मानवीय क्रियाकलापों और वातावरण के मध्य जो अंतर संबंध है उनका ही क्या है? अध्ययन है। दोस्तों आगे बात करते हैं मानव भूगोल के विकास की। मानव भूगोल के विकास की यानी मानव भूगोल का विकास कैसे हुआ, कब हुआ, क्या है, कैसे प्रोसेस। तो मानव भूगोल के विकास के संबंध में अपने सिलेबस में बहुत छोटा सा है, बस कब हुआ इतना बताया हुआ। तो मानव भूगोल का जो व्यवस्थित रूप से जो विकास है वो 18वीं तथा 19वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है। कब माना जाता है? 18वीं तथा 19वीं शताब्दी के आसपास। 19वीं शताब्दी, 18वीं तथा 19वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है। दोस्तों आगे बात करते हैं मानव भूगोल की प्रकृति। देखो दोस्तों बात करते हैं मानव भूगोल की प्रकृति। तो मानव भूगोल में प्रकृति व मानव के पारस्परिक संबंधों का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। अपन काफी देर से ये चीज देख रहे हैं कि मानव भूगोल क्या है? मानव और प्रकृति के मध्य जो पारस्परिक संबंध है उनका अध्ययन ही क्या कहलाता है? मानव भूगोल कहलाता है। मानव भूगोल की प्रकृति से क्या तात्पर्य है? आगे अपना जो क्वेश्चन बनने वाला है वो ये कि मानव भूगोल की प्रकृति से क्या तात्पर्य है। तो मानव भूगोल की प्रकृति क्या है? मानव व प्रकृति, मानव व प्रकृति में आए परिवर्तन से। मानव भूगोल की प्रकृति क्या है? मानव और प्रकृति दोनों के जो संबंध है उनमें क्या आना? परिवर्तन आना। क्या कहलाता है? मानव भूगोल की प्रकृति। यानी मानव भूगोल की प्रकृति से तात्पर्य कि मानव तथा प्रकृति के जो मध्य अंतर संबंधों में जो परिवर्तन आता है वही क्या है? मानव भूगोल की प्रकृति है। मानव अपनी विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रकृति द्वारा उपलब्ध संसाधनों का क्या करता है? उपयोग करता है और अपना जीवन बनाए रखता है। प्रकृति का उपयोग कर मानव अपना जीवन चलाता है। उसी प्रकार सांस्कृतिक भूदृश्यों का भी क्या करता है? निर्माण करता है। मानव भूगोल प्रकृति से जो भी संसाधन मिलते हैं उन संसाधन से अपना जीवन यापन करता है और सांस्कृतिक भूदृश्यों का क्या करता है? निर्माण करता है। अब सांस्कृतिक भूदृश्य क्या होते हैं? बात आई है सांस्कृतिक भूदृश्य। सांस्कृतिक भूदृश्य, तो दोस्तों सांस्कृतिक भूदृश्य क्या होते हैं? मानव द्वारा अपने जीवन यापन के लिए जिन भी चीजों का निर्माण किया जाता है, मकान, बांध, सड़क, पुल, जिन भी वस्तुओं का निर्माण करके अपना जीवन सुचारू रूप से चलाता है वे सभी दृश्य क्या कहलाते हैं? सांस्कृतिक भूदृश्य कहलाते हैं। उदाहरण के रूप में सांस्कृतिक भूदृश्य सड़क, पुल, इमारतें, मकान, ये सभी सांस्कृतिक भूदृश्यों के उदाहरण हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों मानव भूगोल की प्रकृति के अंतर्गत भौतिक पर्यावरण व मानव के संबंधों का अध्ययन के साथ साथ इसकी विभिन्न प्रकार की शाखाओं का भी अध्ययन किया जाता है। इनके शाखाओं में सांस्कृतिक भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, अधिवास भूगोल, संसाधन भूगोल, परिवहन भूगोल, इन सभी को इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है।
आज के लिए इतना ही, बाकी का आगे की कड़ी में देखेंगे। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।